Hello everyone. Today we are starting new chapter 15 number our environment. So guys, आप सब environment के बारे में ऐसा तो जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं. Environment का मतलब होता है each and everything around us. हमारे आसपास जो कुछ भी हैं वो सब environment है. So we have heard the word environment often being used on the television, newspapers and by the peoples around us. And our elder tells us that the environment is now what it is used to be earlier. Other says that we should work in a healthy environment. देखो environment मतलब अपने अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग मीनिंग, अलग अलग उसका वर्ड है, उसको देखा होगा. लोग ये भी कहते हैं कि एनवायरनमेंट जैसा पहला था अब वो ऐसा नहीं रहा. ठीक है, ग्लोबल सब समिट होती हैं तब एनवायरनमेंट के बारे में ही, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि भाई ये एनवायरनमेंट के जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए. नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं. So in this chapter we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. तो इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों यही देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट को जो इफ़ेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट, उनकी जो इफ़ेक्ट असर जो होती हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे, हमारी उनके ऊपर और उनकी हमारे ऊपर दोनों. In class 9th we showed the different materials are cycled in the environment in separate biogeochemical cycles. हम 9th के अंदर ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग कुछ पढ़कर आए हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब कुछ आप पढ़कर आए हों. साथ में हमने वो जो दो प्रॉब्लम्स हैं ओजोन लेयर वाला, उसको भी, ग्रीन हाउस, उसको भी डिस्कस किया था. In this chapter we have to learn about the human activities affect this cycle. वो किस तरह से वो इफेक्ट करती हैं वो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे. तो नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं, कुछ हम पढ़कर आए हैं, कुछ जो है वो पढ़ने वाले हैं. So the first topic is what happens when we add our waste to do the environment. तो क्या होगा अगर हम इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर हमारा वेस्ट जो है वो ऐड करते जाएं. In our daily activities we generate a lot of material that are thrown away. तो आप देखिए हमारी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर आप देखें कि ऐसे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, जो कि हमारे लिए वेस्ट कहा जाता है. What are some of these waste materials? तो वो वेस्ट किस तरह का होगा? तो हो सकता है वो पेपर हो सकता है वो प्लास्टिक हो. नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं बच्चों, वो अलग अलग तरह के यहाँ पर हमारे पास उसके जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है, जिसके बारे में आप एक्टिविटी में पढ़ लीजिएगा. नंबर्स ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे यूज़ में यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं. यूज़ एंड थ्रो आइटम्स देखो वो सारी ऐसी ही होती हैं. ठीक है. सो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय सम वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम का काम क्या होता है, तो जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड को वो डाइजेस्ट कर देते हैं. तो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंजाइम होते हैं तो वो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस को ही डाइजेस्ट कर पाएंगे. आपने देखा था जैसे ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, एमाइलेज था. ठीक है. तो ये सब जो है हर एक कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. ओके. तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? कोई एक एंजाइम सब कुछ डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता है? एंड एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. एंजाइम जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक एक्शन होती है. स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. जैसे मैंने कहा कि कोई एक, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है तो आपको एमाइलेज ही चाहिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो आपको ट्रिप्सिन ही चाहिए. तो पर्टिकुलर एंजाइम जो होंगे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कॉल. इसलिए आपको कॉल में से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको पेट्रोल पीने से एनर्जी नहीं मिलेगी.
क्योंकि वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है. So because of these, many human made materials like plastic will not be broken down by the actions of bacteria or the saprophytes. और उसी reason से, the same reason is responsible our waste product of the plastic or some fibers cannot be degraded by the actions of this bacteria or saprophytes. And these materials will be acted upon by physical process like heat and pressure. ये बिल्कुल सही बात रहेगी कि इनके ऊपर हीट और प्रेशर की इफ़ेक्ट होती है, लेकिन जो हीट और प्रेशर जो हमारे अर्थ का है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा. मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट और हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, देन ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगी. लेकिन इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर हमारी अर्थ जो है वो प्रोवाइड नहीं करती हैं, इसीलिए ये एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए जमा रहते हैं, जो पॉल्यूशन करते हैं. तो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल. तो ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजी प्रोसेस से या तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाए, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हमने जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. Whereas some substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. And these substances may be inert in simply persist in the environment for a long time or may harm the various numbers of ecosystem. तो ऐसे substances जैसे आप ग्लास ले लो, कांच, प्लास्टिक ले लो, तो इनके ऊपर ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कोई इफेक्ट नहीं दिखने वाली है. They will not show any effect on these substances. That is why we can say that they are non biodegradable. तो मतलब आप जितना कचरा फेंकोगे उतना वो जमा होता जाएगा. तो अर्थ के ऊपर ये कचरा जो है वो इंक्रीज होता जाता रहता है. Now ecosystem and what are the components of ecosystem? So all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. तो सब कुछ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ, और उनके आसपास का फिजिकल सराउंडिंग इन द सेंस गाइस हमारी सॉइल है, मतलब लैंड है, वाटर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये सब, और ये सब जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर रहते हैं. सो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिंग करते हुए इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं. एक दूसरे को, जैसे हमने साइकिल्स के बारे में देखा था आगे, तो लिविंग में से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में से लिविंग में ये चलता रहता है, और यही है जो क्या करेगा, एक इकोसिस्टम में बैलेंस बनाएगा. Thus an ecosystem consists of biotic components comprising of living organisms and abiotic components of the physical factor. तो इकोसिस्टम में ये दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी बच्चों. एक फिजिकल के अंदर आप देखेंगे कि आपका एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेन, सॉइल, मिनरल, सब कुछ. और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब वो जो लिविंग बनाएंगे, वो जिसके अंदर आप देखेंगे कि ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो फिर आप देख लो कि भाई जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, और ये सब का मिला जुला बनेगा आपका इको सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू visit a garden and you will find the different types of the plants like grasses, like trees, some flowers, some fruits. Okay, these all are, ये सब जो हैं वो होंगे लिविंग या तो बायोटिक फैक्टर्स. और उसके आसपास जो आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ आपको टाइप्स ऑफ लैंड होगी, या तो फिर आप देखेंगे भी सनलाइट होगी, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स, ये सब बनेंगे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स. ये सभी का मिला जुला एक आपका इकोसिस्टम वो बना गार्डन. तो गार्डन एक इकोसिस्टम कहा जाएगा. उसी तरह से आप देखें कि भाई माउंटेन रीजन है, माउंटेन रेंज है, तो वहाँ पर इकोसिस्टम अपना, ओशन का अपना इकोसिस्टम, नदी का अपना इकोसिस्टम, तालाब का अपना इकोसिस्टम, डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम, हर एक
का अपना अपना एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। और ये इकोसिस्टम मतलब क्या, तो कुछ और नहीं है बच्चों, यही है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो मिलती है वही आपका इकोसिस्टम बनता है। सो वी हैव seen in earlier classes that organism can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their substances from the environment। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, वो जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये सब जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं। एनवायरनमेंट में सब कुछ है, जैसे आपके अगेन अगेन हमें क्या बात करनी है, जो अबायोटिक सिस्टम का जो भी पार्ट्स है वो सब आपका एनवायरनमेंट। सो लेट अस रिकॉल दैट व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको पता है कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो वो रहेंगे आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स वो हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च दे जनरेट द फूड। बाकी सब जो हैं वो कंज्यूमर्स रहेंगे और ये प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स रहेंगे आपके प्रोड्यूसर्स जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। आपने पता है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं कि वो प्लांट के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे या तो प्लांट खाने वाले एनिमल को खाएंगे, लेकिन दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स। तो वो सब रहेंगे कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो ये सारे जो कंज्यूमर्स हैं हम उसको अलग अलग तरह के, हर्बीवोर्स जो सीधा प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, ओमनीवोर्स जो सबको खाते हैं, एंड पैरासाइट्स होते हैं जो किसी को खाते नहीं लेकिन उनके ऊपर वो डिपेंडिंग रहते हैं। तो ये हैं हमारे कंज्यूमर्स।